नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय छात्रों, बीए तृतीय वर्ष में जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास है, उसमें आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। और हम सब ये जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन में यूनान का बहुत बड़ा योगदान है और यूनान में मुख्य रूप से एथेंस और स्पार्टा दो ऐसे नगर राज्य थे जहाँ से इस चिंतन की शुरुआत होती है। और वहाँ पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु गुरु शिष्य परंपरा की इन तीन कड़ियों में तीनों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। और जब हम प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा कि आखिर प्लेटो ने ऐसा शिक्षा सिद्धांत क्यों दिया, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसने प्लेटो को प्रभावित किया। तो इन परिस्थितियों को अगर हम बहुत संक्षेप में जानना चाहते हैं तो इसमें हमें ये जानना होगा कि यूनान में जो एथेंस नगर, जो सिटी स्टेट, जो राज्य था, वहाँ का निवासी जो प्लेटो के मन में एक यूनान के वैभव को लेकर विचार था। थेमिस्टोक्लीस और पेराक्लीस जो पूर्व में एथेंस के शासक हुआ करते थे, उनके समय में एथेंस का वैभव अपने चरम पर था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, एथेंस और यूनान में और स्पार्टा में यहाँ की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आता है। वो पतन की ओर जाती है और इस पतन से चिंतित होकर वापस उस गौरव को स्थापित करने के लिए प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है कि उस समय, तत्कालीन समय में जो बुराइयाँ थी या जो व्यवस्था का जो पतन था, उससे चिंतित होकर उसने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। और आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रतिपादित करता है। और ये तीनों जो सिद्धांत हैं, उसके आदर्श राज्य के आधार स्तंभ है। उसमें से प्लेटो शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। प्लेटो ये मानता है कि जो सच्चा राजमर्मज्ञ है, जो स्टेट्समैन है, वो विवेकशील दार्शनिक होना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना है। और वो ये कहता है कि यदि हमें ऐसा दार्शनिक राजा मिल जाए तो हमें न तो कानून की आवश्यकता है, न पुलिस की आवश्यकता है, और न ही किसी तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर राजा अच्छा होगा तो वो स्वतः ही एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर देगा कि जिसमें सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जब व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है तो हमें किसी नेगेटिव अप्रोच की या किसी अन्य कानूनी या ऐसी किसी संस्था की, हमें पुलिस की, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। प्लेटो ये कहता है कि प्लेटो के अनुसार जो है, व्यक्ति का वृहद्रूप राज्य है। यानी अगर व्यक्ति के अंदर सुधार आता है तो वो जो राज्य है वो अपने आप ही सफलता की ऊंचाइयों को स्थापित करता है। प्लेटो ये कहता है कि मनुष्य में आत्मा के 3 गुण होते हैं और उन तीनों गुणों के आधार पर ही वह अपनी व्यक्तिगत रूप से भूमिका का निर्वाह करता है, और वही जो है आगे जाकर सामाजिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था की स्थापना होती है। प्लेटो ये कहता है कि हे नागरिकों, तुम्हें ईश्वर ने बनाया है, इसलिए तुम भाई भाई हो, परंतु ईश्वर ने तुम्हें अलग अलग क्षमताओं के अनुसार, अलग अलग तत्वों के आधार पर बनाया है। और यहाँ जो लोग शासन करते हैं वो स्वर्ण से बने हुए हैं और इसीलिए वो उच्चतम सम्मान के पात्र हैं। और जो सहायक वर्ग है वो रजत, यानी जो दार्शनिक राजा है उसका जो सहायक वर्ग होगा वो रजत या चांदी से बना हुआ है। और जो शेष लोग हैं, किसान हैं, उसमें कारीगर है, उसमें शिल्पी है,
व्यापारी है, ये जो वर्ग है ये पीतल या तांबे से बने हुए हैं। यानी जो भारतीय चिंतन में सतो, तमो और रज के जो गुण हैं, वही बात प्लेटो अपने चिंतन में करता है। अब ये जो तीनों गुण हैं, इनका डेवलपमेंट और उनका राज्य में भूमिका, यही शिक्षा है। तो प्लेटो ये कहता है कि हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है, राजा को तैयार करना है, सैनिक वर्ग को तैयार करना है, उत्पादक वर्ग को तैयार करना है, लेकिन इसके लिए जो प्रमुख भूमिका है वो शिक्षा की है। प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा जो है वो न्याय के अनुरूप है। यानी वो जो न्याय के सिद्धांत को देता है, उस न्याय के सिद्धांत में वो ये बताता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन यदि करता है तो स्वतः ही राज्य में न्याय की स्थापना होती है, और जब न्याय की स्थापना होती है तो अपने आप ही जो है आदर्श राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके साथ ही प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा हमें सद्गुणी बनाती है। यानी प्लेटो के अनुसार नॉलेज इज़ वर्च्यू एंड वाइस इज़ इग्नोरेंस। हम जो हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान ही सद्गुण है, और जो भी हमारा पतन होता है वो अज्ञानता के कारण होता है। तो यहाँ शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं, कुछ उसकी प्राकृतिक अच्छाइयाँ होती है जो स्वतः ही उसको प्रदत्त होती है। उन अच्छाइयों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना, यानी किसी में अच्छे राजा की क्वालिटी होती है, किसी में अच्छे शिल्पकार की क्वालिटी होती है, कोई बहुत अच्छा साहसी होता है तो सैनिक होता है। उन सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार अगर कोई कार्य मिलता है तो ये शिक्षा के माध्यम से ही तय हो सकता है। इसके साथ ही वही कहता है कि हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा के माध्यम से ही जो है आत्मा जो है पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, सुरभित होती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आरंभ में ही बता दिया था कि उसकी शिक्षा का जो अल्टीमेट जो लक्ष्य था वो दार्शनिक राजा का निर्माण था। इसके साथ साथ ही एथेंस और स्पार्टा जो प्रमुख यूनानी राज्य थे, उसमें जो शिक्षा में जो कमियां थी और उस कमियों के कारण जो उनकी उस समय प्लेटो के समय में जो दुर्गति हुई, जो यूनान का जो वैभव उस समय ख़त्म होता सा प्रतीत हो रहा था, उसको वापस स्थापित करने के लिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। यानी कुल मिला के ये है कि प्लेटो शिक्षा के ऊपर बहुत अत्यधिक जोर देता है। शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब प्लेटो इसके लिए अपनी एक शिक्षा योजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, मूल रूप से प्लेटो की शिक्षा योजना दो भागों में डिवाइड है। एक प्रारंभिक शिक्षा है और एक उच्च शिक्षा है। प्लेटो ये कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 20 वर्ष तक रहेगी। उसमें जैसे कि प्लेटो जो है अपने साम्यवाद के सिद्धांत में भी ये बात करता है कि शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए समान होगी और वहाँ स्त्री पुरुष और उच्च नीच किसी भी तरह का जाति के आधार पर या किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो आरंभिक शिक्षा में सभी जो बालक हैं वो राज्य के संरक्षण में रहेंगे, और इस प्रारंभिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो सामाजिकता का विकास करना है और बच्चों में शौर्य के गुणों को डेवलप करना है। यानी उसमें एक तो वो सोशल बने और एक वो साहसी बने। इसका लक्ष्य उसकी प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य है। तो वही कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो वो विषय वस्तु देता है वो कहता है कि संगीत और व्यायाम। प्लेटो का मानना है कि व्यायाम हमें शारीरिक दृष्टि से हमें मजबूत बनाता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आरंभिक स्थिति में जो व्यायाम किया जाता है या जो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है उससे भविष्य में जो नागरिक हैं उनको किसी डॉक्टर या किसी औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इसके साथ ही वो कहता है कि म्यूज़िक, संगीत, प्लेटो का मानना है कि शिक्षा से ब्रेन शार्प होता है,
शिक्षा से संगीत से जो है ब्रेन की उत्पत्ति होती है, ब्रेन शार्प होता है और संगीत के माध्यम से ही उसमें सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो आरंभिक अवस्था में व्यायाम और संगीत उसका प्रमुख विषय वस्तु है। इसके साथ ही क्योंकि आरंभिक शिक्षा 20 वर्ष तक है, तो 10 वर्ष के बाद में व्यायाम और संगीत के पश्चात गीतों के माध्यम से, देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ मेन फोकस तो संगीत पे है, मेन फोकस स्वास्थ्य पे है, लेकिन गीतों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, गणित, विज्ञान और इतिहास, इसके बारे में भी जो है बच्चों को जो है ट्रेंड किया जाना चाहिए, उनसे परिचय कराया जाना चाहिए, जिससे आगे हायर एजुकेशन में जब वो जाएंगे तो उससे पहले एक रुचि, एक इंटरेस्ट विद्यार्थियों में क्रिएट हो जाएगी, जो उनका एक बेस बनेगा उच्च शिक्षा में। और इसी प्रारंभिक शिक्षा में ही 18 से 20 वर्ष तक वो अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की बात करता है। देखिए एथेंस में जो कुछ हुआ वहाँ शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, वहाँ शिक्षा जो है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती थी, वहाँ अनिवार्य सैनिक शिक्षा का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। और इन सब के कारण जो है एथेंस की दुर्गति होती है। तो ये प्लेटो के दिमाग में था कि जो कमियां एथेंस के एजुकेशन सिस्टम में था उन कमियों को वो पूरी करे, और इसके लिए वो स्पार्टा, जहाँ स्पार्टा में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण था, राज्य का विशेष क्षेत्र था, राज्य तय करता था, शिक्षा सभी के लिए थी, तो उन अच्छाइयों को वो एथेंस में लाना चाहता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में संगीत और स्वास्थ्य के साथ इन विभिन्न विषयों के प्रति गीतों के माध्यम से रुचि जागरण करना, ये प्लेटो का प्रमुख लक्ष्य था प्रारंभिक शिक्षा में। यहाँ देखिए प्लेटो इनकी अति से भी अवगत था। वो ये कहता है कि अत्यधिक जो है व्यायाम जो है वो व्यक्ति को जंगली बना देता है, असभ्य बना देता है, बर्बर बना देता है, और अत्यधिक जो संगीत है वो व्यक्ति में मधुरता और कोमलता के भाव उत्पन्न कर देता है। तो वहाँ वो एक संतुलन की बात करता है कि दोनों में एक उचित संतुलन होना चाहिए। और देखिए हम ये जानते हैं कि जब ऐसे नागरिक जब तैयार होते हैं तो अपने आप ही हमें किसी भी पुलिस, कानून या डॉक्टर की इनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्लेटो का जो फोकस था वो एथेंस के जो लोग थे, एथेंस के जो नागरिक थे, उनमें उन सारी बुराइयों से वो छुटकारा दिलाना चाहते थे जो उस समय तत्कालिक समय में विद्यमान थे। यहाँ पर देखिए जब प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होगी, और उस प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग सफल हो जाएंगे वो उच्च शिक्षा में प्रवेश करेंगे, और जो वहाँ पर असफल होते हैं वो लोग, उन लोगों का जो कार्य है वो समाज में वो व्यापारी के रूप में रहेंगे, वो शिल्पकार के रूप में रहेंगे, वो कारीगर के रूप में रहेंगे, वो किसान के रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि उच्च शिक्षा में जो लोग उत्तीर्ण होते हैं वो आगे चले जाते हैं, जो शेष रहते हैं उनकी समाज में भूमिका कैसी है, ये बात प्लेटो यहाँ पर बताता है। इसके बाद हम आते हैं उच्च शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना में जो दूसरा स्तर है वो उच्च शिक्षा का है, और इसका उद्देश्य थोड़ा सा संकुचित है ना, केवल शासक वर्ग और जो संरक्षक वर्ग है उसी की तैयारी करता है। यानी यहाँ पर दो वर्गों को तैयार करना है, एक तो जो प्योर जो दार्शनिक राजा होंगे उनको तैयार करना है, और एक दार्शनिक राजाओं के जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको वहाँ पर तैयार करना है, और इसके साथ ही जो है सैनिक वर्ग को भी वहाँ पर एक तरह से तैयार करना है। तो यहाँ इसका जो लक्ष्य है वो सभी के लिए नहीं है। यहाँ पर जो विद्यार्थी है उसको एक उन्नत कोटि का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा प्लेटो का उच्च शिक्षा में लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में जो विषय वस्तु है वो विज्ञान और तर्क है। देखिए प्लेटो ये कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो विद्यार्थी भावनात्मक और कलात्मक रूप से उसके अंदर जो विचार आते हैं उन विचारों को वो तर्कों के आधार पर और विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखें, तो उसका जो ज्ञान है, जो उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ उसका एक बेटर कॉम्बिनेशन हो, और उसमें एक हम क्या कहेंगे, एक उसमें जो है एक विवेक की, यानी जो विजडम है उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना उसका मजबूत हो, इतना उसका विजनरी हो
कि वो सही और गलत में निर्णय ले सके और एक अच्छा नागरिक उसमें सिद्ध हो। अब यहाँ पर विज्ञान और तर्क की जो शिक्षा है वो 30 वर्ष तक चलती है, यानी उच्च शिक्षा में 21 से 30 वर्ष का ये कार्यकाल है। उसके बाद में उसका जो उच्च शिक्षा में ही जो दूसरा जो फेज़ है वो है 31 से 35 वर्ष का। 31 से 35 वर्ष यानी यहाँ पर फिर एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, और उस प्रतियोगी परीक्षा में जो असफल होते हैं वो सैनिक वर्ग में चले जाते हैं, और जो सफल होते हैं वो दार्शनिक राजाओं की तैयारी और उनके सबऑर्डिनेट्स के लिए आगे आते हैं। देखिए, यहाँ जो मुख्य विषय है 31 से 35 वर्ष में, यह है द्वंद्वात्मक और दर्शन शास्त्र। देखिए, यदि गणित भौतिक पदार्थों से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान है, तो विशुद्ध और अंतिम सत्य के लिए दर्शन शास्त्र और द्वंद्व एक दूसरा इसका सोपान है। तो यहाँ पर जो प्लेटो है, द्वंद्वात्मक और दर्शन शास्त्र के माध्यम से जो नागरिक हैं उन नागरिकों को एक विज़न प्रदान करना चाहता है, एक दृष्टिकोण देना चाहता है। यानी देखिए, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, उसके पास अच्छा ब्रेन है, उसके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान है, उसके पास उन ज्ञान की सत्यता को जांचने के लिए उसके पास दर्शन शास्त्र है, उसके पास द्वंद्वात्मक मेथड है, उसके पास तर्कशास्त्र है। तो यहाँ देखिए कि 35 वर्ष तक आते आते एक विद्यार्थी जो है किस तरह से तैयार होता है, शिक्षित होता है। यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा में एक तीसरा फेज़ है, और एक जो तीसरा फेज़ है वो है 36 से 50 वर्ष तक का। देखिए, जो ये थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त करता है विद्यार्थी शुरू से लेकर 35 वर्ष तक, इस 35 वर्ष के बाद में एक यथार्थ और व्यावहारिक अनुभव का चरण शुरू होता है, और वो होता है 36 से 50 वर्ष तक। देखिए, जैसे हमारे यहाँ सरकारी सर्विसेज में एक प्रोबेशनल काल होता है, 2 साल का होता है, जब जो ट्रेनी होता है ट्रेनी के रूप में कार्य करता है, वो सीखता है आगे फील्ड में उसको क्या काम करना होता है, उसको ट्रेनिंग वहाँ पर प्रैक्टिकली दी जाती है। इसी तरह से प्लेटो भी जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से लास्ट के जो 15 साल है, क्योंकि उसकी शिक्षा योजना 50 साल की है, और उसकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बाद में एक प्रैक्टिकल शिक्षा और होती है जो उच्च शिक्षा का ही पार्ट है, और उस प्रैक्टिकल शिक्षा में जो है वो छात्रों को जो है सांसारिक जीवन में लौट कर यथार्थ की कठिनाइयों को अनुभव करने के लिए उनको वहाँ पर प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर 50 वर्ष बाद पुनः एक परीक्षा हो, जो अंतिम परीक्षा होगी उसके शिक्षा व्यवस्था की। यहाँ पर जो पास होंगे वो दार्शनिक राजा के योग्य होंगे, और यहाँ पर जो अनुत्तीर्ण होंगे वो उन दार्शनिक राजा को सपोर्ट करेंगे, वो सबॉर्डिनेट उनके जो है सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनके निम्नस्थ अधिकारी होंगे। तो देखिए कि किस तरह से जो है प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्रस्तुत करता है, और इस शिक्षा व्यवस्था के पीछे जो उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल एक उद्देश्यों को लेकर है, एक विजनरी है। देखिए, यहाँ हम ये तो जानते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, उसकी जो इनहेरेंट जो क्वालिटीज़ होती है वो समाज में आती है, सामने आती है, वो स्वयं से समाज की ओर बढ़ता है, समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। प्लेटो ये सारा प्लान करता है। लेकिन प्लेटो की जो शिक्षा की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि राज्य नियंत्रित उसकी शिक्षा व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है, स्त्री पुरुष के लिए एक जैसी व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ उसकी कुछ कमियां भी है। उन कमियां में हम अगर देखते हैं तो वो ये है कि अप्रजातांत्रिक है। देखिए, व्यक्ति को हर जगह समानता होनी चाहिए शिक्षा में, और वो 20 वर्ष के बाद में जो 21 से जो 35 वर्ष की शिक्षा है उसमें वो कुछ ही लोगों के लिए, फिर 35 से जो 50 वर्ष की शिक्षा है, और फिर जो उसके बाद में यहाँ हमें एक असमान सा महसूस होता है।
तो ये अप्रजातांत्रिक हम कह सकते हैं। प्रजातंत्र में तो है सबके लिए सभी जगह सभी तरह से समान अवसर होने चाहिए। इसके अलावा खर्चीली पद्धति है, 50 वर्ष तक शिक्षा, इतनी लंबी एजुकेशन सिस्टम है, ये आज के संदर्भ में हम इसको व्यावहारिक नहीं कह सकते हैं। और जो स्त्री पुरुष के लिए एक जैसी, क्योंकि स्त्रियों की कुछ अपनी अलग स्वाभाविक योग्यताएं होती है जो प्रकृति प्रदत्त होती है, उसका वहाँ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और व्यक्तित्व के यानी हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पहलू होते हैं। वो ऑलराउंडर भी हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी वर्सेटाइल भी हो सकती है। तो उसका जो लक्ष्य था वो एक ही था, दार्शनिक राजा की तैयारी करना। तो ये भी उसकी शिक्षा व्यवस्था की एक कमी हो सकती है। लेकिन प्लेटो का जो मंतव्य था वो आदर्श राज्य की स्थापना करना था। तो उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वो दार्शनिक राजा चाहता था। यानी प्लेटो ये कहता था कि जब तक राजा दार्शनिक न हो जाए और इस विश्व में सारे दार्शनिक राजा न बन जाए, तब तक इस विश्व की, हमारे राज्य की, नगर राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो ये देखिए, प्लेटो यहाँ शिक्षा के माध्यम से सद्गुण की स्थापना चाहता है। और देखिए, सद्गुण जो है वो क्या है कि इस संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है, जिसका ज्ञान हमें हमारी आंतरिक अनुभूति से होता है, हमारी कल्पना से होता है ना, हमारे भाग्य से होता है, ऐसा हम मानते हैं। यानी इस हमारे आंतरिक अनुभूति, कल्पना और भाग्य से हमें सद्गुण प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। प्लेटो ये कहता है कि हम अगर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ हमें विवेकपूर्ण और तर्क संगत अनुसंधान करना पड़ेगा, और इस अनुसंधान के बाद ही हम सद्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अनायास नहीं, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए एक लंबा सामाजिक पर्यावरण काम करता है, एक समाज की व्यवस्था, और जो उस व्यवस्था के लिए शिक्षा हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम है। तो सद्गुण जो है शिक्षा के माध्यम से हमें मिल सकता है। और यदि देखिए, नागरिक सद्गुणी हो जाए, व्यापारी सद्गुणी हो जाए, किसान सद्गुणी हो जाए, सैनिक सद्गुणी हो जाए, राजा सद्गुणी हो जाए, तो बताइए कि व्यवस्था में कमी कहाँ से रहेगी। जिस आदर्श राज्य का प्लेटो सपना देखता है, उस आदर्श राज्य में यदि सभी सद्गुणी हो जाए तो वाकई आदर्श है, उसमें किसी भी तरह की कमी, हम आदर्श का मतलब ही हम यही कहते हैं कि परफेक्शन होना चाहिए, जहाँ किसी भी तरह की कमी ना हो। तो नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए श्रेष्ठ शिक्षा का प्रबंध करना प्लेटो का लक्ष्य रहा है। और देखिए कि इसी बात को शरीर और मस्तिष्क के लिए हमें शिक्षा की खुराक बहुत आवश्यक है। और मैक्सी सेबाइन, रूसो, एबनस्टीन इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसे कि एबनस्टीन ये कहते हैं कि यद्यपि प्रजातांत्रिक प्रणालियाँ प्लेटो की कितनी ही आलोचनाएं कर लें, लेकिन यदि अगर उसके शिक्षा के सिद्धांत को हम देखते हैं तो वह नंबर 1 है, भले ही उसमें कुछ कमियां हो सकती है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, अगर हम आधुनिक शिक्षा से उसकी तुलना करते हैं तो जैसे स्त्री पुरुष समानता, सद्गुणी बनाना, अपने गौरवमय इतिहास को वापस स्थापित करना, ये सारे हमारे शिक्षा के, हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में ये सारी बातें आती हैं, और वही बात प्लेटो कर रहा है। ठीक है, उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना का जो अंतिम लक्ष्य था वो हमारे आत्म चक्षु को जागृत करना था, हमें विजडम प्रदान करना था, और इसके माध्यम से जो है प्लेटो जो है आदर्श राज्य की तरफ बढ़ता है। धन्यवाद।